हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून। आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है सिजिक कॉम्पिटिटर्स के प्लेटफॉर्म में। हम बातें कर रहे हैं लगातार छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की बातें। और जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले हम क्या देखे थे भाई पिछले क्लास में? तो पिछले क्लास में हम देख पाए थे त्रिस्तरीय संरचना। ठीक है, क्या देखे थे? त्रिस्तरीय संरचना। चलिए, और जैसा कि आप जानते हैं, एक जिसे हम ऊपर जिसको शीर्ष बैंक कहते हैं, हमने क्या कहा था भाई? शीर्ष बैंक कहते हैं, या जिसे जो है राज्य सहकारी बैंक कहते हैं, राज्य सहकारी बैंक के नाम से जानते थे, या जिसे हम अपेक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अपेक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमने क्या कहा था? जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी या बैंक, या जिसे हम किस नाम से जानते हैं भाई? केंद्रीय बैंक के नाम से जानते हैं, केंद्रीय बैंक के नाम से जानते हैं। और थर्ड क्या कहते हैं? प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति। ठीक है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के नाम से जानते थे। तो ये तीनों बातें पिछले क्लास में हम देख चुके थे, हायरार्की देख चुके थे। और इसके ऊपर भी हम बात किए थे, इसके ऊपर, ठीक है, किसके? शीर्ष बैंक के ऊपर हम नाबार्ड की बात किए थे। किसके भाई? नाबार्ड। ठीक है, और नाबार्ड की बातें हम अलग से हम करेंगे, हमारा चैप्टर में है बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1949, और 5वां अध्याय भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ नाबार्ड की बात करेंगे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, जो कि सबसे ऊपरी बैंक है। ठीक है, उसके बाद शीर्ष बैंक है, फिर जिला सहकारी बैंक, फिर प्राथमिक कृषि जो है साख सहकारी समिति है। ये सारी बातें हम कर चुके थे। ठीक है, अल्पकालीन ऋण क्या होता है, मध्यकालीन ऋण क्या होता है, और दीर्घकालीन ऋण क्या होता है, हम देख चुके थे। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति थे? जैसे कि 2058 आपको याद रखना पड़ेगा। जिला सहकारी बैंकों की संख्या पहले 7 थी, अब 6 हो गया, क्योंकि एक जो था वो शीर्ष बैंक का भाग बन गया, जो रायगढ़ का था, वो हम बात किए थे। ठीक है, पैक्स क्या होता है, लैप्स क्या होता है, इनकी भी बातें हम किए थे कि कितने पैक्स बैंक है कि कितने लैप्स बैंक है। 695 जो है क्या थे? हमारे लैप्स थे, और जो है 1363 जो है पैक्स थे, और टोटल 2058 हमारा क्या था भाई? टोटल मिला के प्राथमिक कृषि साख सहकारी बैंक। ठीक है, और ये सब बातें हम कर चुके हैं। इन सभी बातों के बाद हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, उसके पहले आप याद रखेंगे जो मैंने सहकारिता जो है प्रशासनिक प्रतिवेदन मैंने बताया है, उसको अब अच्छे से नोट डाउन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें इतनी ही नहीं, और बहुत सारी बातें हैं। मैं PDF अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं, या फिर सर्च मार सकते हैं, गूगल में सर्च करेंगे। ठीक है, सहकारिता प्रशासनिक प्रतिवेदन करके, तो आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए, तो हमारा मेनली आज फोकस जो रहेगा वो क्या रहेगा भाई? अध्याय 5। क्या है? अध्याय 5, और सॉरी, अध्याय 5 का क, अध्याय 5 का क। और अध्याय 5 का क में क्या है? सिर्फ एक ही धारा है। ठीक है, सिर्फ कौन सा धारा है भाई? एक ही धारा है। और धारा क्या कहता है? अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी का प्रबंधन। ठीक है, और हमारा अध्याय भी वही है, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के प्रबंध में क्या क्या प्रावधान है। तो 57 ख क्या है, पढ़ते हैं जरा और बातें करते हैं एक एक करके। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों
या रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी की उपविधियों या उसके अधीन जारी आदेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अध्याय के प्रावधानों का अध्यारोपित प्रभाव होगा। इस अध्याय में जब किसी संदर्भ में था अपेक्षित न हो। कहने का मतलब यहाँ पर जितनी चीज़ें बात हो गई, ठीक है, कुछ परिभाषाएं दी गई है, कुछ यहाँ पर क्या दी गई है, परिभाषाएं दी गई है, और उस परिभाषाएं को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कौन कौन किस किस का परिभाषा आपको देखने को मिलेगा, तो देख सकते हैं। प्रथम परिभाषा दिया गया है संबद्ध सहकारी सोसाइटी का परिभाषा दिया गया है, और संबद्ध सहकारी सोसाइटी का अभिप्रेत है, इसका मतलब ठीक है, विपरीत का मतलब अभिप्राय है, या इससे क्या मतलब है, इससे क्या समझते हैं। तो संबद्ध सहकारी सोसाइटी से तात्पर्य है कि ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसमें अन्य सहकारी सोसाइटी या सहकारिता सदस्य है। तो सीधी सी बात है, जैसे अगर मान के चलिए मैंने कहा सहकारी बैंक है, ठीक है, केंद्रीय बैंक है, उस केंद्रीय बैंक के सदस्य बैंक कौन है, ठीक है, प्राथमिक बैंक है। जैसे कि हम जानते हैं केंद्रीय बैंक के, ठीक है, कितने हो सकते हैं, मिनिमम छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं, ठीक है, कितने हो सकते हैं, 5 क्या है भाई, प्राथमिक बैंक है, सॉरी 5 क्या है, प्राथमिक कृषि साख समिति। तो ये इसके क्या है, सदस्य है, ये इसके क्या है, सदस्य है। तो वही कहा गया है कि भाई साहब कि संबद्ध सहकारी सोसाइटी का मतलब क्या है, किससे, दूसरे सोसाइटी से वो क्या करते हैं, संबंध रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या है, संबद्ध सहकारी सोसाइटी, ठीक है, जो सहकारिता के सदस्य या उस अन्य बैंकों से क्या है, रिलेशन है, संबंध है। सहकारिता का मतलब क्या है, सहकारिता से विपरीत है कि छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 की धारा 2(4) के अधीन परिभाषित किया गया। जैसे हमने परिभाषा देखे हैं, तो परिभाषा धारा 2 में बहुत सारे चीज़ों को परिभाषा बताया गया था, ठीक है, उनमें से एक है सहकारिता। तो सहकारिता हम समझ चुके हैं, सहकारिता क्या है ये पहले से हम जान चुके हैं परिभाषा में, तो वो है। राष्ट्रीय बैंक से क्या समझते हैं, तो राष्ट्रीय बैंक वही बैंक है, ठीक है, कौन सा बैंक, नाबार्ड ही क्या है, राष्ट्रीय बैंक है, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर जो है एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय बैंक से क्या मतलब है, यहाँ दिखा गया राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981, और इसके तहत क्या बना था, हमारा नाबार्ड बना था 12 जुलाई 1982 को। तो धारा 3 के अधीन स्थापित क्या है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम कहते हैं नाबार्ड। तो ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ही क्या है, राष्ट्रीय बैंक है, उसकी परिभाषा दी गई है। चौथा क्या बोल रहा है भाई, सहायक सहकारिता, और सहायक सहकारिता से मतलब है कि छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारिता, ठीक है, जिसमें अन्य सहकारिता या अन्य सोसाइटी सदस्य। सहायक सहकारिता कहने का नाम जिनके कोई अन्य सदस्य सोसाइटी है, ठीक है, अन्य सदस्य क्या है, सहकारी बैंक है, तो वो क्या कहेंगे, सहायक। अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सहकारी सोसाइटी में सम्मिलित है राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी, ये तीनों सम्मिलित है। जैसे कि ये जानते हैं अल्पकालीन सहकारी साख जो है सोसाइटी के संरचना में क्या देखते हैं, 3 ही चीज देखते हैं ना भाई। ये जैसे कि हम देखें तो ये क्या है, ये अल्पकालीन जो है साख सहकारी का जो संरचना है, और संरचना में कितने बैंक आते हैं, 3 बैंक आते हैं, ठीक है। तो एक राज्य सहकारी बैंक है, दूसरा जिला सहकारी बैंक है, और तीसरा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति है। तो ये 3 आते हैं। तो कहा गया है कि इससे क्या समझते हैं, इससे ये समझते हैं कि ये 3 बैंक इसमें मौजूद रहते हैं। क्लियर है बातें। तो परिभाषा आपको समझ में आ गया, किस किस चीज़ों का परिभाषा दिया गया है, या आप थोड़ा नोट डाउन कर सकते हैं, रख सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, जैसा भी आपका मर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक अल्पकालीन सहकारी साख सोसाइटी संरचना, ठीक है, एक अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी सहायक सहकारिता के सदस्य के रूप में पात्र होंगे। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है भाई, एक अल्पकालीन जो साख संरचना सोसाइटी है वो नीचे, ठीक है, उनके क्या होंगे, सदस्य होंगे। कहने का मतलब मान के चलिए जो प्राथमिक है,
ठीक है। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति वो किसके सदस्य होंगे भाई? जिला सहकारी के सदस्य होंगे। जिला सहकारी किसके सदस्य होंगे? शेष के सदस्य होंगे। इस प्रकार से ये हायरार्की की बातें की गई। छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारी अधिनियम 1999 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारिता इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संबंध सहकारी सोसाइटी के सदस्य हो, ये भी जाहिर सी बात है, ये पहले भी हम देख चुके हैं। जब सोसाइटी वाले पॉइंट आया था उस समय हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट, यह अल्पकालीन साख संरचना सहकारी सोसाइटी एक संबंध सहकारी सोसाइटी है। यह सहायक सहकारी सोसाइटी के सदस्य अपनी इच्छानुसार बन सकते हैं और इच्छानुसार अपना सदस्य अलग कर सकते हैं। कहने का मतलब है यदि प्राथमिक हो या केंद्रीय हो या किसी भी बैंक या सहकारी में, ठीक है, किसी भी क्या है अल्पकालीन साख संरचना के किसी भी सहकारी सोसाइटी में यदि कोई व्यक्ति सदस्य बनना चाहता है तो अपनी मर्जी से बन सकता है। ठीक है। यदि सदस्य नहीं रहना चाहता, वहां से हट जाना चाहता है, अलग हो जाना चाहता है, तो वो भी कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी, किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं होगा। वो व्यक्ति जो इसका सदस्य बनना चाहता है बन सकता है, वहां से अलग होना चाहता है हो सकता है, जाहिर सी बात है। ये बातें की गई है। ठीक है। चलिए फिर पांचवा, ये 4 हो गया, 4 हम देख चुके हैं। और पांचवा का क्या बोल रहा है भाई? पांचवा का एक अल्पकालीन सहकारी साख सोसाइटी की उपविधि या अपविधियों में कोई संशोधन आवेदन की प्राप्ति की तारीख के 10 दिन के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। इससे आप क्या समझते हैं? कहने का मतलब है किसी भी सहकारी साख संरचना में जो सोसाइटी हमने देखे हैं उनमें जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत, ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का संशोधन उस समिति या सोसाइटी में किया जा रहा है तो उसको 10 दिन के भीतर क्या कराना पड़ेगा? संशोधन कराना, आवेदन देने की तारीख के 10 दिन के भीतर। ठीक है। जैसे मैंने आज 1 तारीख को आवेदन दिया तो 30 तारीख तक वो संशोधन करेगा। कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। ठीक है। इस संशोधन का रजिस्ट्रीकृत करेगा। किसी भी प्रकार की नियम में, उद्देश्य में, किसी भी प्रकार के अगर आप संशोधन कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रार बेसिकली वो 30 दिन के अंतर्गत करेगा, आवेदन देने के 30 दिन के भीतर। और दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि यदि भाई साहब यदि रजिस्ट्रार यह समाधान हो जाए कि प्रस्तावित उपविधियां या उपविधियों में संशोधन अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के विरुद्ध है तो वो आवेदन की तारीख के दिनांक 30 दिन के भीतर सम्यक रूप से कानून से अभिलेख कर निरस्त करे। कहने का मतलब 30 दिन के भीतर अगर वो संशोधन नहीं करता, उनको कोई भी ऐसा कारण का समाधान हो जाता है कि ये इस संशोधन नहीं किया जा सकता ऐसे सोसाइटी के नियमों या ऐसे वो विधियों में, ठीक है, ऐसे बायलॉस में, तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाएगा? ऐसे स्थिति में 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार क्या करेगा? उस समिति को क्या करेगा? 30 दिन के भीतर नोटिस थमाएगा। उस 30 दिन के भीतर उनको बताना पड़ेगा, कारण सहित बताना पड़ेगा कि किस कारण से उसके जो उपविधियों में संशोधन नहीं हुआ है। ठीक है। तो पहली बात मैंने क्या कहा? अब आवेदन देंगे संशोधन उपविधियों में संशोधन के लिए तो रजिस्ट्रार 30 दिन के भीतर करेगा। यदि रजिस्ट्रार नहीं कर पाता तो वो 30 दिन निकल जाने के बाद वो 30 दिन के अगले 30 दिन के भीतर उनको क्या किया जाएगा? कारण सहित उनको बताया जाएगा कि किस कारण से उन्होंने नहीं किया है। क्लियर है मेरी बातें? चलिए नेक्स्ट पॉइंट 6 का क्या बोल रहा है भाई? प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक अमानतदार, यहाँ एक वर्ड आया है अमानतदार, न्यूनतम अमानत राशि अवधि संबंधित मापदंड जैसे कि रजिस्ट्रार द्वारा समय समय पर विहित किया जाए कि अत्यधिक रहते हुए सहकारी सोसाइटी के उपविधियों में विदिष्ट न्यूनतम अंश पूंजी के अंशदान के पश्चात धारा 19 की उपधारा के अंतर्गत सहकारी सोसाइटी के सदस्य बनने के लिए पात्र होंगे और सदस्य के रूप में पूर्ण मतदान होगा। कहने का मतलब है 6 क्या बोल रहा है भाई साहब कि यदि किसी, ठीक है, किसी सहकारी में अगर कोई सहकारी बैंक है, कोई सहकारी क्या है सोसाइटी है, समिति है, ठीक है, और उस समिति के क्या है आप सदस्य बनना चाहते हैं तो सदस्य के रूप में आपको क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा भाई? क्या लिखा है? अमानतदार। क्या देना पड़ेगा? अमानतदार। और अमानतदार का मतलब है कि ऐसी कोई राशि जिसे उस सदस्य के रूप में उसको प्रवेश कराए, ऐसी कोई राशि जो उसको सदस्य के रूप में प्रवेश कराए। अब देखिए जब सदस्य बनते हैं किसी समिति या सोसाइटी का तो जाहिर सी बात है जितने भी सदस्य होंगे वो क्या करेंगे? अपनी जो है अंश पूंजी डालेंगे,
अंश पूंजी डालेंगे या अपनी कोई शेयर रखेंगे। जाहिर सी बात है, कोई समिति या सोसाइटी बना रहा है तो शेयर रखेंगे या अंश पूंजी डालेंगे। उसके अलावा आपको अमानतदार के अंतर्गत, अमानतदार के तहत कोई राशि आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अमानतदार देते हैं या कोई राशि देते हैं सदस्य बनने, तो आप सदस्य बन गए। उसके पश्चात किसी भी प्रकार के निर्वाचन में आप पूर्ण मतदान देने का हक रखते हैं। ठीक है, यही कहा गया है कि सदस्य बनने के लिए पात्र होंगे और उन्हें एक सदस्य के रूप में पूर्ण मतदान करने का हक होगा, अधिकार होगा, ये याद रखेंगे। क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ख, धारा 19 के उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति या उधारकर्ता समूह को प्राथमिक कृषि साख समिति सोसाइटी का सदस्य बनने का अधिकार होगा। जाहिर सी बात है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, जब वहां से कोई लोन ले रहा है, ऋण ले रहा है, उधार ले रहा है, तो वो प्राथमिक कृषि साख समिति सोसाइटी के सदस्य बनने का अधिकार उनको प्राप्त होगा। ठीक है, याद रखेंगे। धारा 19 के उपधारा 1 के अधीन सदस्य के रूप में स्वीकृत प्रत्येक समूह जमाकर्ता या उधारकर्ता समूह को समूह द्वारा नामित एक प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान का अधिकार होगा। ठीक है, तो एक सदस्य जो है क्या करेगा, जैसे कोई मान के चलिए एक प्राथमिक कृषि सहकारी के सदस्य, वो क्या करेगा, प्रतिनिधित्व के रूप में क्या करेगा, ठीक है, जिला सहकारी बैंक में अपना, ठीक है, क्या देगा भाई, जिला सहकारी बैंक में नामित किया जाएगा और प्रतिनिधित्व के माध्यम से मतदान का क्या होगा, अधिकार होगा। ये याद रखेंगे। 7वां पॉइंट क्या बोलता है, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी सभी वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामलों विशेषता निम्नांकित क्षेत्रों में स्वशायी होगी। स्वशायी होगी कहने का मतलब खुद का नियम कानून, खुद का क्या बना सकता है, ठीक है, नियम कानून ला सकते हैं, बना सकते हैं कोई भी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी। ठीक है, किस प्रकार की जो है स्वशायी होगी, किस प्रकार की जो है वो नियम ला सकते हैं, कौन कौन से, कि रिजर्व बैंक की दिशा निर्देश के अनुरूप और उसके अत्यधीन अमानतों एवं ऋण का ब्याज की दर, ठीक है, तो रिजर्व बैंक की जो है निर्देश के पालन करते हुए उधार ग्रहण एवं विनिमय, ऋण नीतियां, व्यक्तिगत ऋण निर्णय, कार्मिक नीति, स्टॉफिंग, भर्ती, कर्मचारियों की पदस्थापना, ठीक है, पदस्थापना, पारिश्रमिक और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, अंकेक्षणों की नियुक्ति एवं अंकेक्षण के लिए प्रतिकर। तो ऐसे कार्य करने के लिए वो स्वयं नियम बना सकते हैं, याद रखेंगे। 8वां पॉइंट क्या बोलता है भाई, किसी भी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की अंश पूंजी में राज्य सरकार का अभिदाय 25% से अधिक नहीं होगा और राज्य सरकार अथवा ऐसी सहकारी सोसाइटी अपनी इच्छा अनुसार राज्य सरकार का अभिदाय कम कर सकती है। कहने का मतलब है, यदि हम जानते हैं पहले से ही, अगर राज्य सरकार भी किसी भी सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं, ये हम जानते हैं पहले से ही, हम पढ़ चुके हैं बातें। लेकिन क्या कहा गया है, ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिखाई नहीं दिया होगा, पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, चलिए पढ़ लिए, ठीक है। तो राज्य सरकार किसी भी सहकारी साख सोसाइटी की अंश पूंजी में क्या करेगा, ठीक है, अपनी अंश डालेगा। तो अंश कितना डालेगा, 25% से अधिक नहीं होगा, 25% तक डाल सकते हैं। लेकिन यदि सोसाइटी चाहती है भाई साहब कि राज्य सरकार का अंश पूंजी बहुत ज़्यादा है, 25% नहीं होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 18 होना, जितना होना चाहिए, ठीक है, तो राज्य सरकार इसको इसको जो समिति है या सहकारी सोसाइटी है वो क्या कर सकती है, अपनी इच्छा अनुसार इसको कम कर सकती है। यही कहा गया है, यही कहा गया है, किसी भी अल्पकालीन सहकारी साख सोसाइटी के अंश पूंजी में राज्य सरकार का अभिदाय या राज्य सरकार अपना शेयर 25% से अधिक नहीं होगा और राज्य सरकार अथवा ऐसी जो है सहकारी सोसाइटी अपनी इच्छा अनुसार राज्य सरकार का अभिदाय क्या कर सकती है भाई, कम कर सकती है। राज्य सरकार का पैसा जो है वो कम कर सकती है। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में देखने को मिल रहा है फिलहाल तो अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9 का राज्य सहकारी बैंक अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक की बोर्ड में राज्य सरकार का केवल एक नामिती होगा यदि राज्य सरकार उसमें अंश पूंजी का अभिदाय किया हो। कहने का मतलब है कि चाहे वो राज्य सहकारी बैंक है, कहने का मतलब अपेक्स बैंक होगा,
या तो केंद्रीय बैंक हो या फिर नीचे वाला बैंक, नीचे वाला मतलब ये वाला बैंक, चाहे अपेक्स बैंक होगा या क्या है जिला सहकारी या केंद्रीय बैंक होगा। ठीक है, दोनों बैंकों में यदि क्या है किसी भी प्रकार का जो है बैंक की बोर्ड में किसी भी प्रकार का राज्य सरकार अगर शेयर लगाया है, अपनी पूंजी लगाई है, ठीक है, तो क्या कर सकती है राज्य सरकार किसी एक व्यक्ति को वहां पर नामित कर सकती है राज्य सरकार के अंतर्गत। ठीक है, क्या करेगी राज्य सरकार, क्या करेगी यदि केंद्रीय बैंक में या राज्य सहकारी बैंक में के बोर्ड में यदि उन्होंने अंश पूंजी लगाया है, पैसा लगाया है, शेयर लगाया है, पैसा दिया है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार एक व्यक्ति को वहां नामित करके बिठा सकता है। क्लियर है बातें? चलिए, परंतु आ गया भाई, परंतु यह कि राज्य सहकारी बैंक अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक की बोर्ड में राज्य सरकार की नामित में, ठीक है, न तो निर्वाचन में भाग लेगा और न ही ऐसे निर्वाचन में मताधिकार देने का उनको हक होगा। कहने का मतलब है कि यदि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को नामित रूप से बैठाती है किसी बैंक में, केंद्रीय बैंक में या जो राज्य सहकारी बैंक या अपेक्स बैंक में जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसे बैंक में जहाँ वो शेयर लगाया है राज्य सरकार किसी को नामित करती है, तो नामित हुए उस व्यक्ति को क्या हक होगा व क्या हक नहीं होगा। नॉर्मल वो तो मतदान दे सकता है बैठक के रूप में, जो पहले भी हम देख चुके हैं, बैठक में अपनी राय दे सकता है, मतदान कर सकता है कि भाई ये होगा ये नहीं होगा वगैरह वगैरह। लेकिन निर्वाचन के समय, ठीक है, वो मतदान भी नहीं दे सकता, ठीक है, न ही निर्वाचन वो भाग ले सकता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। ऐसे निर्वाचन में मताधिकार और ऐसे निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार वो खो देगा। ठीक है, उनके पास नहीं रहेगा। चलिए, ख क्या बोलता है, एक प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी। देखिए, अब देखिए पहले क्या चल रहा है, केंद्रीय की बात कर रहे थे, पहले हम राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंक की बात किए थे। तो राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंक में राज्य सरकार एक व्यक्ति को नामित कर सकता है और वह व्यक्ति मतदान में भाग नहीं ले सकता और अपना मत नहीं दे सकता। सिंपल सी बात है। अब क्या कर, किसकी स्थिति में, प्राथमिक साख सोसाइटी जो है, प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी की दशा में, ठीक है, बोर्ड में राज्य सरकार यदि राज्य सरकार का केवल एक नामित होगा, यदि बोर्ड के इस पूंजी में राज्य सरकार अभिदायक किया होगा। वही बातें फिर से दोहराया गया है, लेकिन ये बातें किसके लिए है, ये बातें प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी के लिए। पहले जो बातें थी वो जो है राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंकों के लिए था। ठीक है, उसमें एक व्यक्ति रख सकता है जिसको मतदान देने का हक नहीं है। लेकिन इसमें भी कहा गया है कि प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी की बोर्ड में यदि राज्य सरकार अपनी पैसा लगाया, अपनी अंश पूंजी लगाया है, तो एक व्यक्ति को नामित कर सकती है, ये याद रखिए। परंतु प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी की बोर्ड में राज्य सरकार के नामित न तो निर्वाचन में भाग लेंगे, ठीक है, और न ही ऐसे निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार होगा। तो वही बात फिर से दोहराया दोनों के लिए, तो इकट्ठा लिख देते भाई, तीनों के लिए इकट्ठा लिख देते, बार बार दोहराने की क्या बातें हैं। ठीक है, उसको फिर से दोहराया है कि कोई व्यक्ति को यदि नामित करता है तो व्यक्ति निर्वाचन में भाग भी नहीं लेगा और न ही किसी भी प्रकार के निर्वाचन के संदर्भ में वो मत देने का अधिकार भी नहीं रहेगा उनको, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 10 पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना भाई, बातें क्लियर हो रही है ना, सारी चीजें क्लियर हो रहा है ना। किसी अल्पकालीन सहकारी साख सोसाइटी को किसी भी स्तर की संरचना में प्रवेश करने तथा उससे बाहर करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और उसके प्रचारण के लिए भौगोलिक सीमाओं का अज्ञापन निर्बंधन नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। कोई भी स्तर की जो सोसाइटी होंगे, 3 स्तर हमने देखे, शीर्ष बैंक, केंद्रीय बैंक और जो प्राथमिक साख सहकारी जो है सोसाइटी समिति, ठीक है, जो भी है 3 देखे। तीनों में अगर आप खुद प्रवेश करना चाहते हो तो प्रवेश करिए, निकलना चाहते हैं बाहर तो निकलिए, आपकी खुद स्वतंत्र है, आप किसी भी प्रकार के स्वतंत्र रखते हैं, बस यही कही गई और कुछ नहीं। 11, कोई अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी रिजर्व बैंक आरबीआई
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अत्यधीन रहते हुए रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी बैंक में अपना फंड विनियोजित अथवा निवेश कर सकेगा तथा यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे निवेश अथवा निवेश उसके संबंध सहकारी सोसाइटी से उसके संदर्भ में हो। चलिए क्या कहना चाह रहा है भाई, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है। देखिए कोई भी अल्पकालीन जो सोसाइटी होंगे, जैसे कि मैंने क्या कहा, राज्य सहकारी बैंक है, राज्य सहकारी बैंक है, ठीक है, या जैसे हम कहते हैं अपेक्स बैंक है, अपेक्स बैंक, और उसके नीचे ठीक है क्या है, जिला सहकारी बैंक रहता है भाई साहब, जिला सहकारी बैंक रहता है, या जिसे हम कहते हैं केंद्रीय बैंक, जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय बैंक कहते हैं। और इसके नीचे हम जानते हैं क्या रहता है, प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी, ठीक है, समिति या सोसाइटी, इस प्रकार सोसाइटी समिति, ठीक है, जो भी यहाँ लिख देते हैं, ये सब रहता है। मान के चलिए, देखिए प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी क्या करती है भाई साहब, कि भाई वो क्या करेगी, ऋण देगी, लोन देगी, किसको ऋण देती है, ठीक है, नीचे अपने ग्राहक को, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी ग्राहक को हम देखें कि भाई उर्वरक लेना है, खाद लेना है, ठीक है, इस प्रकार से वो ऋण देगी और एक ब्याज पर ऋण देगी, किस पर, ब्याज पर। और ब्याज पर ऋण जब वापस आएगा तो जाहिर सी बात है उसके पास इकट्ठा पैसा होगा, क्या होगा, पैसा होगा, इकट्ठा मोटा पैसा होगा। अब उस पैसे को क्या कर सकते हैं, ठीक है, ब्याज के लिए, ठीक है, ब्याज प्राप्त करने के लिए बैंक में वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर, जैसे आप जो है क्या रखते हैं, एफडी वगैरह रखते हैं, आप बैंक में जमा करते हैं, किसके लिए, ब्याज के लिए रखते हैं कि ब्याज हम ब्याज देंगे करके, ठीक है। तो उसी प्रकार प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी के पास जितना इकट्ठा पैसा है उसको क्या कर सकता है, ठीक है, वो रख सकता है, कहाँ रख सकता है, या फिर वो जिला सहकारी बैंक में रख सकता है, या राज्य सहकारी बैंक में रख सकता है, या आरबीआई में नहीं भाई, आरबीआई से संबंध जो जितने बैंक होगा, आरबीआई से संबंध जो भी बैंक होगा, ठीक है, आरबीआई से संबंधित जो भी बैंक है उस बैंक में रख सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जस्ट उसके ऊपर वाले, या कहने का मतलब जिला सहकारी बैंक में रखूं, या जिला सहकारी बैंक जरूरी नहीं है कि राज्य सहकारी बैंक या अपेक्स बैंक में रखें, ठीक है। तो अपना जो पैसा जमा कहाँ कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। राज्य जो आरबीआई के या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों पर बनी जो भी बैंक होगी उस बैंक में कहीं भी आप जमा कर सकते हैं। अब इसको एक बार और पढ़िए, आपको समझ में आएगा अच्छे से। कोई अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अत्यधीन रहते हुए रिजर्व बैंक द्वारा विनियोजित, ठीक है, विनियमित किसी भी बैंक में, क्या कहा है, किसी भी बैंक में अपना फंड विनियोजित अथवा निवेश कर सकती है तथा यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा निवेश या निक्षेप उसी संबंध सहकारी सोसाइटी में करे जो उससे संबंध हो, ठीक है। तो वही बातें हैं जो मैंने बताया, ठीक है, किसी भी बैंक में जो आरबीआई से क्या हो, विनियमित हो। क्लियर है यहाँ तक। चलिए 12 देखते हैं, 12 देखते हैं। कोई अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी बैंक से ऋण ले सकती है तथा राष्ट्रीय बैंक से पुनर्वित्त ले सकती है तथा यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा ऋण अथवा पुनर्वित्त उसी संबंध सोसाइटी में हो। कहने का मतलब जमा भी वही कर सकते हैं, ऋण भी ले सकते हैं। एक शब्द आया है जिसको हम कहते हैं पुनर्वित्त, ठीक है, पुनर्वित्त का मतलब क्या होता है, पुनर्वित्त का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है। पुनर्वित्त को मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलिए मुझसे मेरा कोई दोस्त, ठीक है, मुझसे मेरा कोई दोस्त ने क्या किया, पैसा उधारी मांगा है और क्या है, मेरे पास पैसा नहीं। मान के चलिए मेरे दोस्त ने 10,000 रुपये मांगा है, मेरे पास 10,000 रुपये नहीं है, लेकिन उस दोस्त को, मेरे जो नीचे जो भी दोस्त है उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए भाई अर्जेंट। लेकिन वो चाहता है मेरे से जो है गहरी जो है संबंध है, ठीक है, गहरा रिश्ता है दोस्ती का। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनको किसी भी प्रकार का उनको ऋण दूँ।
तो ऋण मतलब उनको पैसा दूं, तो किस प्रकार से दूं? तो मैं चाहता हूं कि मैं किसी और दोस्त से या किसी भी से मैं क्या करता हूं, पैसा ले लेता हूं। और मैंने पैसा लेकर क्या किया, अपने जो दोस्त जिन्होंने मंगा है मेरे से, उनको थमा दिया 10,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक हायरार्की बन गया, मतलब मैं मीडिएटर का काम कर दिया, ठीक है। हालांकि मेरे पास तो था ही नहीं, लेकिन मैं दूसरे को लेकर दूसरे को दे दिया, मतलब अपने ही किसी दूसरे दोस्त से लेकर अपने ही दोस्त को मैं अगर पैसा दे दिया, तो इस जो प्रोसेस को या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, पुनर्वित्त करते हैं। तो क्या बोला है, राष्ट्रीय बैंक को पुनर्वित्त की जाती है। अब राष्ट्रीय बैंक का नाम यहाँ आ गया, तो राष्ट्रीय बैंक का मतलब है नाबार्ड, ठीक है। राष्ट्रीय बैंक का मतलब है क्या भाई, नाबार्ड से है। तो क्या करेगा, मान के चलिए अगर जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय बैंक या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी को किसी भी प्रकार की लोन की या ऋण की आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा, वो इनसे मांगेगा, तो इनके पास तो है नहीं, इनसे मांगेगा, इनके पास तो है नहीं, तो ये इनसे मांगेगा। और ये क्या करेगा, ये जो राज्य सहकारी बैंक को देगा नाबार्ड, और राज्य सहकारी बैंक जिला सहकारी बैंक को देगा, और जिला सहकारी बैंक प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी को देगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, होगा कि नाबार्ड जो है, नाबार्ड क्या कर रहा है, नाबार्ड के अंतर्गत आप पुनर्वित्त कर सकते हैं, मतलब नाबार्ड दे रहा है ऐसे प्रोसेस के अंतर्गत। सबसे ऊपर क्या है, नाबार्ड, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, पुनर्वित्त कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी से आप ले दे सकते हैं, किसी भी कहीं भी जमा कर सकते हैं ऋण को, इस प्रकार से कहा गया है। वो आरबीआई से संबंध, उसको एक बार और पढ़िए, आपको समझ में आ गया अच्छी से। कोई अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी बैंक से ऋण ले सकती है, कोई भी बैंक हो सकता है उससे संबंधित, तथा राष्ट्रीय बैंक, यहाँ पर एक वर्ड है, मैंने कहा फिर से, राष्ट्रीय बैंक मतलब नाबार्ड राष्ट्रीय बैंक से पुनर्वित्त ले सकती है, तथा यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे ऋण या पुनर्वित्त उसी संबंधित सोसाइटी से हो, ये भी याद रखें। चलिए, क्लियर है बातें, इतनी बातें तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। 13 नंबर, कोई प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी राष्ट्रीय बैंक की सलाह से रजिस्ट्रार द्वारा बनाए गए निर्देशकों दिशा निर्देशों के अनुसार लाभांश का भुगतान कर सकती है। तो जाहिर सी बैंक है, राष्ट्रीय बैंक की सलाह से, कहने का मतलब है कि नाबार्ड किससे है, नाबार्ड से, नाबार्ड की सलाह से क्या है, जो रजिस्ट्रार, ठीक है, अपने लाभांशों का भुगतान कर सकती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। कोई व्यक्ति अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की बोर्ड में निर्वाचित, नामांकित या संयोजित या एक सदस्य के रूप में निरंतर रहने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि वह, कहने का मतलब है कि हमने 3 चीजें देखी, अपेक्स बैंक के नीचे जिला सहकारी बैंक और उसके नीचे प्राथमिक साख सहकारी जो है सोसाइटी या समिति। तो इन तीनों में से, इन तीनों स्थानों पर यदि किसी व्यक्ति को निर्वाचित करना होगा, किसी व्यक्ति को नामांकित करना होगा, किसी व्यक्ति को संयोजित करना होगा, जैसे राज्य सरकार या आरबीआई संयोजित करती है, ठीक है, तो किस स्थिति में नहीं कर सकते, किस स्थिति में नहीं कर सकते, तो स्थिति क्या है भाई, कंडीशन क्या है, स्थिति मीन्स किस कंडीशन में नहीं कर सकते। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, किस कंडीशन में, कि ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक की बोर्ड में प्राथमिक कृषि साख सहकारी से भिन्न, ये भिन्न याद रखें, ठीक है, भिन्न किसी सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है। यदि ऐसे सहकारी सोसाइटी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है वह ऐसे बैंक के भुगतान 90 दिन की अवधि में करने में चूक रहा होगा, कहने का मतलब है कि यदि वो केंद्रीय सहकारी बैंक से पैसा लिया है, राज्य सहकारी बैंक से पैसा लिया है, देखिए केंद्रीय और राज्य की बातें कर रहा हूँ ना, केंद्रीय या राज्य सहकारी बैंक से अगर वो पैसा लिया है भाई साहब, और वो किसी भी सोसाइटी का क्या है प्रतिनिधित्व करता है, और यदि वो पैसा 90 दिन के भीतर लौटाने में उनसे चूक हो गई, भूल हो गई, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, ऐसी स्थिति में उनको क्या नहीं बनाया जाएगा भाई, ठीक है, किसी भी सोसाइटी का निर्वाचित में वो भाग नहीं ले सकता, ठीक है, नामांकित में भाग नहीं ले सकता, संयोजित नहीं किया जा सकता,
ठीक है, सदस्य के रूप में नहीं रह सकते ऐसे जो 90 दिन तक वो पैसा, उधारी पैसा या ऋण लिया हो पैसा, उधार लिया पैसा नहीं दिया गया हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। दूसरा स्थिति, ये पहला कंडीशन, ये क्या चल रहा है भाई, कंडीशन चल रहा है कि कुछ कंडीशन में, ठीक है, व्यक्ति किसी भी सदस्य में नियोजित या, ठीक है, निर्वाचित नहीं हो सकते। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट आप देख चुके। कंडीशन नंबर दूसरा पढ़िए, क्या बोल रहा है कि कंडीशन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, ऐसा व्यक्ति जो प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी की सोध्यों में संदाय में चूक करता है, या जो केंद्रीय सहकारी या राज्य सहकारी बोर्ड में प्राथमिक सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, प्राथमिक सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है। यदि ऐसे सहकारी सोसाइटी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे बैंक के भुगतान में कितने वर्ष भाई, 1 वर्ष से अधिक हो जाती है, तो उसे क्या नहीं, अवधि के चूक हो जाती है, चूक होने से मुक्त नहीं होता, तो ऐसी अवधि में क्या होगा, फिर से वही बातें होगी, वो निर्वाचन में निर्वाचित नहीं हो सकता किसी भी सोसाइटी में। ठीक है, नहीं वो संयोजित हो सकते हैं। कहने का मतलब है केंद्रीय बैंक और जो राज्य सहकारी बैंक है, मतलब अपेक्स बैंक और जो जिला सहकारी बैंक है, इन दोनों बैंक में, ठीक है, यदि इन दोनों बैंक से किसी भी प्रकार का पैसा लिया है, तो ऐसे कब जब प्रतिनिधित्व कर रहा है और 90 दिन के भीतर नहीं लौटा, तो वो क्या होगा, वो ऐसा जो है निर्वाचित नहीं हो सकता या संयोजित नहीं हो सकता। ठीक है, और प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के संदर्भ में ये कहा गया है तो उनके लिए 1 वर्ष तक वो पैसा नहीं लौटाया, तो ऐसे स्थिति में फिर उसको फिर से वही बातें होगी कि उसको निर्वाचित नहीं मिलेगा किसी भी स्थान पर, नहीं उसको संयोजित मिलेगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति जो ऐसे सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है जिसका बोर्ड अतिष्ठित हो गई है। ठीक है, तीसरा कंडीशन नंबर 3 भी है। कंडीशन नंबर तीसरा में क्या कहा गया है, ऐसे व्यक्ति भी इनमें शामिल होगा जो उस बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं जिस बोर्ड का अतिष्ठित हो गया या जिस बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है या हटा दिया गया है। हमने पढ़ी है भाई, बोर्ड को किस किस कारण से हटाया जा सकता है, कि अचूक कर रहा है, अपने काम में ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड को रजिस्ट्रार हटा सकता है और रजिस्ट्रार हटा करके अपने प्राधिक अधिकारी, किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है बोर्ड के स्थान में। हम पढ़े हैं, इस चीज को जानते हैं। तो यदि ऐसा होता है, यदि उस बोर्ड को हटा दिया गया, अतिष्ठित कर दिया गया, अतिष्ठान मतलब हटा देना या समाप्त करना या रद्द कर देना, तो अतिष्ठित कर दिया, समाप्त कर दिया, रद्द कर दिया है, और इस बोर्ड का कोई मेंबर है, कोई सदस्य है, ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है उस बोर्ड का, तो ऐसे व्यक्ति को भी ऐसी स्थिति में निर्वाचित नहीं कराया दिया जाएगा, संयोजित नहीं कर, वहाँ का सदस्य नहीं बन सकता, ये भी याद रखें। तो इसके लिए, किसके लिए भाई, इसके लिए हम पढ़ें 3 कंडीशन। ठीक है, किसके लिए, इसके लिए पढ़े 3 कंडीशन कि निर्वाचित, नामांकित और संयोजित कब की स्थिति में नहीं होगा। 3 स्थिति हमने देखे, और वो 3 स्थिति क्या है, ये सारे 3 स्थिति हैं, 3 कंडीशन देखें। क्लियर है बातें? चलिए अब देखिए 15 का क्या बोलता है, राज्य सहकारी बैंक एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों की बोर्ड रिजर्व बैंक के पूर्व परामर्श के बिना अतिष्ठित नहीं की जाएगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये भी पहले मैं बोल चुका हूं, ठीक है, कि राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक है, राज्य सहकारी बैंक मतलब अपेक्स बैंक, ठीक है, केंद्रीय सहकारी बैंक या फिर बोल सकते हैं जिला सहकारी बैंक, इस बैंकों के जो बोर्ड होंगे, उस बोर्ड को यदि अतिष्ठित करना चाहते हैं या उसको बोर्ड को हटाना चाहते हैं, तो भाई उसके लिए परामर्श लगेगी। और कौन परामर्श देगा, आरबीआई परामर्श देगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परामर्श पर ही हम राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक के बोर्ड को हटा सकते हैं, उसको समाप्त कर सकते हैं, उसकी इजाज़त के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ये याद रखेंगे, यही कहा गया है। चलिए फिर उसके बाद ख का क्या कहना है कि किसी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर अतिष्ठित की जा सकेगी। ठीक है, और प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के बोर्ड को, ठीक है, ये कंडीशन दिए गए हैं, इन
कंडीशन में किसी भी प्रकार का कंडीशन फुलफिल होता है तो उस बोर्ड को हटा दिया जाएगा। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि कोई सहकारी सोसाइटी लगातार 3 वर्षों तक हानि उपगत करती है, ठीक है, मान के चलिए कोई सोसाइटी है और बीज उर्वरक आदि बेचने की सोसाइटी है और वो लगातार घाटे पर घाटा चल रहा है, ठीक है, घाटा ही चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस बोर्ड को ही हटा दिया जाएगा। ठीक है। कंडीशन नंबर 2 कि गंभीर वित्तीय अनियमितताएं जो कि इस प्रयोजन हेतु जांच में प्रमाणित की गई, कहने का मतलब है वित्तीय पैसे, ठीक है, अनियमितताएं कहने का मतलब इधर उधर पैसे इधर खर्च कर रहे हैं, उधर खर्च है, इधर उधर पैसा खर्च कर रहा है फालतू का, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हटा दिए जाएंगे, पैसा बर्बादी हो रहा है, काम तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है। तीसरी, धोखाधड़ी कपट, ठीक है, धोखाधड़ी होता है, कपट होता है, ठीक है, किसी से धोखेबाजी होता है, धोखाधड़ी होता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में लगातार 3 बैठकों में गढ़ मूर्ति में क्या हो, कमी आ रही हो। गढ़ मूर्ति का मतलब समझते हैं, गढ़ मूर्ति या कोरम जिसको हम कहते हैं कि उसके बिना बैठक पूर्ण नहीं होगा। मान के चलिए अगर 100 सदस्य है और गढ़ मूर्ति के लिए, ठीक है, क्या चाहिए, मान के चलिए गढ़ मूर्ति के लिए 30 सदस्य उपलब्ध जरूरी है, तभी वो मीटिंग होगा या बैठक होगा, तो 30 से कम नहीं होगा तो क्या होगा, बैठक पूर्ण नहीं होगा, पूर्ण नहीं कहलाएगी। इसको हम कहते हैं गढ़ मूर्ति या कोरम। तो लगातार अगर 3 बैठक में वो 30 सदस्य, मैंने मान के चलिए मैं एग्जांपल दिया, वो 30 सदस्य उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या कर सकते हैं, उस सोसाइटी के बोर्ड को, किस सोसाइटी के भाई, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड को हटा सकते हैं। और हटाने के लिए ये 3 कंडीशन दी हुई है। क्लियर है मेरी बातें? चलिए 16 को आप थोड़ा पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, क्योंकि 5 मिनट का ब्रेक यहाँ मैं लूँगा, लगातार बातें हो रही, बातें कर रहा हूँ, तो 5 मिनट का ब्रेक मुझे चाहिए। 5 मिनट के ब्रेक के बाद 16 को हम कंटिन्यू करते हैं, तब तक 16 को आप पढ़िए क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए।
चलिए, आप लोगों का फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम करते हैं कंटिन्यू। सोलह का क्या बोल रहे हैं? राज्य निर्वाचन आयोग किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी का निर्वाचन वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व कराया गया। कहने का मतलब है, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग की बात हो गई है, ठीक है, क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग की बात हो गई। तो राज्य निर्वाचन आयोग किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी का निर्वाचन वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व का। कहने का मतलब उनका कार्यकाल पूर्ण होने के पहले कराएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। यहाँ भी अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कार्यकाल खत्म होने के पहले ही पूर्व कराएगा, तो वैसे ही होता है। लेकिन याद रखिए, जिस राज्य निर्वाचन आयोग की हम बात कर रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग की अगर बातें करें तो राज्य निर्वाचन आयोग के नीचे, ठीक है, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग बनाया गया है। राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग काम करता है इसी के दिशा निर्देश में। किसके? इसी के दिशा निर्देश पे, इसी के दिशा निर्देश पे क्या करता है भाई, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के अंडर राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग काम करता है। अब राज्य निर्वाचन आयोग का काम नहीं रहा है। पहले जब अधिनियम बना था तो इस समय, ठीक है, आई थिंक 14-15 के आसपास, ठीक है, 2014-15 के आसपास कि ये कार्यभार अब किसको दिया गया है? राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग। सहकारिता का अलग निर्वाचन आयोग है, ठीक है, तो वो भार दिया गया है, तो याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ समझते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, या जिसको हम कह सकते हैं फिलहाल अभी राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के निर्वाचन वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व कराएगा। जाहिर सी बात है, अच्छी बात है, समझ गए। राज्य निर्वाचन आयोग किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी का निर्वाचन अधिक्रमण की तारीख से प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के मामले में कितने भाई? 6 माह, और राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय बैंक के मामले में कितने? 12 महीने के भीतर क्या करेगा? चुनाव कराएगा, ठीक है। तो चुनाव होना है, तो चुनाव किसके पूर्व होगा भाई? चुनाव होगा तो किसके पूर्व होगा, ठीक है, टाइम खत्म ही होने वाला रहेगा उसके पूर्व होगा। तो जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के मामले में जो राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग क्या करेगा? 6 माह के भीतर चुनाव कराएगा। लेकिन याद रखें ये कि ये भी है कि राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के मामले में ये बढ़ाकर एक्सटेंड करके 12 महीने हो सकती है, ठीक है, क्या हो सकती है? 12 महीने। तो 12 महीने के अंदर कराना है किसका? राज्य सहकारी और केंद्रीय बैंक का चुनाव कराना है, और प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी के मामले में 6 महीने हैं, याद रखेंगे। लेकिन ये भी कहा गया है, परंतु किंतु यह की परिस्थिति नियंत्रण से परे होने पर शासन अतिक्रमण की तारीख से 6 माह से अधिक अवधि के भीतर ऐसे निर्वाचन कराने की अनुमति प्रदान कर सकता है, ठीक है। यदि ऐसा होता है, किसी कारणवश ऐसे होता है, स्थिति आती है, तो राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक जो 12 माह है उसको 6 माह तक ही करा सकते हैं, मतलब 6 माह में दोनों का हो सकता है। लेकिन इसके लिए क्या है? कंडीशन है। किसके लिए? सहकारी बैंक और केंद्रीय बैंक के लिए क्या है? कंडीशन है कि अगर किसी भी प्रकार की परिस्थिति आती है तब की स्थिति में, नहीं तो नॉर्मल है 12 महीने, ठीक है, 6 महीने और 12 महीने, ठीक है। प्राथमिक के लिए 6 और केंद्रीय और राज्य के लिए 12 महीने, याद रखेंगे। क्लियर है बातें? चलिए, ग क्या बोलते हैं? प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड में जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत अधिक्रमित किया गया है, कोई सदस्य अतिक्रमण की तारीख से
3 वर्षों की कालावधि के लिए पुनः निर्वाचन में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा। तो ऐसे अतिक्रमण अगर हो गया, मतलब कहने का मतलब उसको हटा दिया है, एक तरह से समाप्त कर दिया है या रद्द कर दिया है, ऐसे समझिए, ठीक है, या किसी भी प्रकार से ऐसे अनुचित कार्य करने के कारण उसको हटा दिया गया है, तो वहाँ के जो सदस्य होंगे उस सदस्य को 3 वर्ष तक जो है पुनः निर्वाचन में भाग लेने का पात्र नहीं होगा, 3 वर्षों के लिए बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। परंतु यह जहाँ की 15(ख)(4) में अंतर्विषय आधारों के अतिक्रमण किया जाता है, तो वहाँ गण मूर्ति का अभाव ऐसे सदस्यों की अनुपस्थिति कारण नहीं होगा, ठीक है। तो गण मूर्ति यहाँ पर रोल नहीं करेगी। चलिए, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। अब देखिए 17 क्या बोल रहा है, राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंकों की बोर्ड के सदस्य तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मापदंडों की पूर्ति नहीं करते हैं, तो रजिस्ट्रार अथवा नियुक्ति प्राधिकार यथास्थिति द्वारा राष्ट्रीय बैंक अथवा रिजर्व बैंक की सिफारिश से हटा सकता है, ठीक है। देखिए, इसको मैं इस प्रकार से समझाने की कोशिश करता हूं। इनका कहना है, 17 का कहना है कि यदि जो जिला सहकारी बैंक या जिसे अपेक्स बैंक कहते हैं, अपेक्स, या भाई इसको राज्य, भाई उल्टा लिख दे, राज्य सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक, क्या है, जिला सहकारी बैंक, और इसके अगर कोई सदस्य है, इनके या इनके, इन दोनों में से इन दोनों का कोई क्या है, सदस्य है या कोई कार्यपालन अधिकारी है, कोई कार्यपालन अधिकारी, कोई सदस्य है, कोई कार्यपालन अधिकारी है, और इस सदस्य या इस कार्यपालन अधिकारी को यदि हटाना है, क्या करना है, इसको क्या करना पड़ेगा, यदि किसी बात ऐसी हो गई, ऐसी स्थिति हो गई कि हटाना है, तो हटाने से पूर्व क्या करना होगा, ये राष्ट्रीय बैंक से, किससे भाई, याद रखेंगे, राष्ट्रीय बैंक या जिसे हम कहते हैं नाबार्ड, राष्ट्रीय बैंक या जिसे कहते हैं नाबार्ड, ठीक है। जस्ट 1 मिनट वेट करेंगे। सॉरी, कुछ डिस्टर्बेंस था। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने क्या कहा कि राज्य सहकारी बैंक या अपेक्स बैंक जिसको कहते हैं, या जिला सहकारी बैंक, इनके कोई सदस्य है या कोई कार्यपालन अधिकारी है, इसको किसी भी प्रकार का हटाना है, ठीक है। कोई ऐसी स्थिति आ गई तो उसको हटाना है, तो हटाना है, और हटाएगा कौन, ठीक है। तो देखिए, हटाने से पूर्व राष्ट्रीय बैंक या जिसे हम नाबार्ड कहते हैं, या आरबीआई, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, परमिशन चाहिए। क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई साहब इसको हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है। तो यही कहा गया है इस पूरी मामलों का, बातों का, कि राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक की बोर्ड के सदस्य अथवा तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मापदंडों की पूर्ति नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में कौन, रजिस्ट्रार या प्रत्युक्त जो अधिकारी है वो यथास्थिति द्वारा राष्ट्रीय बैंक अथवा रिजर्व बैंक के जो है सिफारिश पर हटा सकते हैं। और हटाएगा कौन, ठीक है, हटाना कौन है और हटाएगा कौन, जो रजिस्ट्रार हटाएगा या फिर जो प्राधिकृत अधिकारी हटाएगा, यही कह रहा है, ठीक है। चलिए एक बार और इसको समझते हैं, कौन सा नंबर है, 17वां नंबर है ना, ठीक है। 17 नंबर को एक बार और हम क्या कहते हैं, समझते हैं। मैंने क्या कहा कि राज्य सहकारी बैंक है जिसको हम अपेक्स बैंक कहते हैं, या जिला सहकारी बैंक, इनके जो सदस्य हैं या कार्यपालन अधिकारी है, ये आरबीआई ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उसके नियमों पर ये खरे नहीं उतरते, उनका पालन नहीं करते, उनके नियमों का,
इस स्थिति में उनको हटाया जा सकता है। और हटाएगा कौन भाई? रजिस्ट्रार हटाएगा या उनसे संबंधित कोई प्राधिकृत व्यक्ति हटाएगा या प्राधिकृत अधिकारी हटाएगा। लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं हटा देगा, जाओ तुम हट जाओ, नहीं रहोगे, नहीं हटाएगा ऐसा। वो क्या करेगा कि राष्ट्रीय बैंक की अनुमति उनको लेनी पड़ेगी। राष्ट्रीय बैंक या जिसको हम कहते हैं नाबार्ड, नाबार्ड की अनुमति लेनी पड़ेगी या आरबीआई जिसे कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई या नाबार्ड की अनुमति या परमिशन लेनी पड़ेगी या इन, ठीक है। तो अगर ये कहते हैं कि हटा दो तो रजिस्ट्रार या प्राधिकृत व्यक्ति उस सदस्य या कार्यपालन अधिकारी को हटा देगा। ठीक है, चलिए यही बातें हैं। चलिए 18 का राज्य सहकारी बैंक एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों की बोर्ड में ऐसे क्षेत्रों में जहां की रिजर्व बैंक द्वारा नियत किया जाए विशिष्ट ज्ञान अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों की संख्या, ठीक है, क्या होगा भाई? संख्या कितनी होगी? 2 से अधिक ना हो। ऐसे क्षेत्रों में जहां रिजर्व बैंक द्वारा नियत किया जाए, रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक की राय में विशेष ज्ञान अनुभव रखने वाले निर्वाचित संचालकों की ऐसी संख्या न हो कि 10वें राज्य सरकारी या केंद्रीय बैंक या यथास्थिति कोई भी बोर्ड ऐसे क्षेत्र में पेशेवर ऐसी संख्या में संयोजित करेगी और ऐसे पेशेवर निर्वाचन छोड़कर जो है समझ गए। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा ये बातें करते हैं भाई। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कहा गया है, इसको सिंपल वे में समझते हैं। तो क्या कहा गया है कि राज्य सहकारी बैंक होगा या केंद्रीय बैंक, तो राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय बैंक के अंतर्गत, ठीक है, उस बैंक के मामले या उस बैंक के जानकारी से संबंधित जो अनुभवी व्यक्ति होंगे, उस अनुभवी व्यक्ति कम से कम 2 अनुभवी व्यक्ति को रखना पड़ेगा, नियोजित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? नियोजित करना पड़ेगा या रखना पड़ेगा। ठीक है, और नियोजित करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कहने का मतलब है संयोजित, नियोजित बोलते हैं, संयोजित करना पड़ेगा या रखना पड़ेगा। तो ये रखे किसकी राय पर? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय बैंक के राय पर उसको रखना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि भाई साहब वो जो 2 व्यक्ति नियोजित किए हैं, संयोजित किए हैं, सनियोजित किए हैं, जो भी है रखे हैं, ठीक है, ऐसे 2 व्यक्ति जो संयोजित किए हैं, ऐसे व्यक्ति को निर्वाचन को छोड़कर सारे अधिकार है जिससे वो वोट दे सके। निर्वाचन को छोड़कर, ठीक है, पूर्ण मताधिकार होगा उसको वोट देने का, बोर्ड का सदस्य हो अथवा नहीं हो। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा? राज्य निर्वाचन आयोग को केंद्रीय बैंक, राज्य सहकारी बैंक या जो है केंद्रीय जो सहकारी बैंक या जिसे हम कहते हैं अपेक्स बैंक या जिला सहकारी बैंक, तो दोनों बैंक से संबंधित, ठीक है, दोनों बैंक के बारे में या बैंकों के बारे में संबंधित या अनुभव जो व्यक्ति रखता है, ऐसे 2 व्यक्ति को कौन? आरबीआई या नाबार्ड या जिसके कहते हैं राष्ट्रीय बैंक के जो है उनके, ठीक है, सलाह पर हम 2 व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को रख सकते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो 2 व्यक्ति रखे हैं वो निर्वाचन को छोड़कर सारे जितने भी जो मतदान दे सकते हैं वो देंगे, बस निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते, बाकी सारे चीज़ों में, ठीक है, मतदान कर सकते हैं। ये याद रखिए, 18 यही बोलता है। यदि किसी व्यक्ति को रिजर्व बैंक की राय में रिजर्व बैंक द्वारा तथा निर्धारित अपेक्षित ज्ञान अथवा अनुभव के बिना इस उपधारा के अधीन बोर्ड के सदस्य के रूप में संयोजित किया गया हो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय बैंक द्वारा दी गई सलाह पर सुनवाई पर युक्तियुक्त अवसर देने पर पद से हटा दिया। देखिए पद से, देखिए जो जिस व्यक्ति को सहनियोजित किया है और किसके आधार पर किया है? आरबीआई और जो है नाबार्ड, आरबीआई या फिर नाबार्ड के जो है उनके सलाह पर किया है, तो फिर उनको हटाने का भी यही रहेगा, उनसे भी पूछा जाएगा हटाने के लिए, या फिर आरबीआई या नाबार्ड को से पूछा जाएगा। तब की स्थिति में उसको सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा। ठीक है, कि आपने ये गलती किया कि नहीं, ठीक है, आपकी क्या राय है, आप अपना राय दीजिए। तो उनको सुनवाई का अवसर, युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देंगे और युक्तियुक्त सुनवाई के अवसर देने के बाद,
ठीक है, किसकी राय पर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय बैंक के राय पर, उनकी सलाह पर उनको हटाया जा सकता है। तो हटाया भी उनकी सलाह पर जा सकता है और संयोजित भी उनकी सलाह पर किया जा सकता है। तो ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने बनाया है वो बिगाड़ भी सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो जिन्होंने बनाया उसको वो बिगाड़ भी सकता है। तो बनाया कौन है या फिर प्रवेश किसने कराया है? उनकी सलाह पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो है नाबार्ड के सलाह पर। तो ये भी हटा सकते हैं। चलिए 19 क्या बोलता है? राज्य सहकारी बैंक अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक यथास्थिति की बोर्ड के सदस्यों द्वारा राज्य सहकारी बैंक तथा केंद्रीय सहकारी बैंक के कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो कि 3 व्यक्तियों के अधिनियम के नामों के पैनल में से होगा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मापदंड के अनुसार कार्यपालन अधिकारी का पद धारण करने का पात्र होगा, ठीक है। चलिए जो भी बोला गया है, चलिए इसका मतलब कहने का, इस पूरे ब्यौरे का कहने का मतलब है कि जो राज्य सहकारी बैंक, ठीक है 18 है या 19 है, चलो 19 है क्या, ठीक है, कि जो राज्य सहकारी बैंक है भाई साहब, सहकारी बैंक जिसको हम कहते हैं अपेक्स बैंक, बार बार अपेक्स बैंक का नाम ले रहा हूँ, या फिर हम बोल सकते हैं कि जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, और इनके अगर, ठीक है, राज्य सहकारी बैंक और जिला सहकारी बैंक में, ठीक है, किसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति करना है। क्या करना है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति करना है। तो ये कैसे करेगा कि जो बोर्ड हो गया, ठीक है, बोर्ड ने 3 व्यक्ति का क्या बनाएगा? पैनल बनाएगा। कितने व्यक्ति का? 3 व्यक्ति का क्या रहेगा? नाम रहेगा, पैनल बनाएगा। क्या बनाएगा? पैनल बनाएगा, ठीक है, 3 व्यक्ति को पैनल बनाएगा। और इनमें से 3 व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति को क्या चुना जाएगा? ठीक है, नंबर 1 हो सकता है, नंबर 2, नंबर 3, कोई भी हो सकता है। किसी एक व्यक्ति को मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्या किया जा सकता है? नियुक्त किया जा सकता है, यही कहा गया है, ठीक है। चलिए इसको अगर पुनः पढ़ते तो राज्य सहकारी बैंक या अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक अथवा किसी बोर्ड के सदस्य के द्वारा राज्य सहकारी बैंक तथा केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तो कैसे की जाएगी? जो 3 व्यक्ति, ठीक है, 3 व्यक्तियों के अनधिक के नामों का पैनल में से ही होगा, 3 व्यक्ति का नाम पैनल में रखेगा, उनमें से रिजर्व बैंक के नियम के मापदंड के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद धारण करने हेतु क्या होगा? पात्र होगा। और उपयुक्त पैनल की अनुशंसा चयन बोर्ड द्वारा दी जाएगी, ठीक है। चयन बोर्ड, जो बोर्ड होगा वो चयन करेगा। निम्नलिखित व्यक्ति होंगे जिसमें सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय बैंक सहकारी बैंक जो जैसा भी स्थिति हो सदस्य से होंगे, ठीक है। तो बोर्ड में राज्य शासन का नामिति, बोर्ड में राष्ट्रीय बैंक का नामिति, बोर्ड का एक अन्य सदस्य जो या तो निर्वाचित हो या संयोजित हो। इस प्रकार से क्या होगा? आपका क्या होगा भाई साहब? क्या होगा? पैनल होगा। पैनल क्या होगा? इस प्रकार से पैनल बनाई जाएगी, 3 व्यक्तियों का पैनल बनाया जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड में राज्य शासन का नामित व्यक्ति, बोर्ड में राष्ट्रीय बैंक का नामित व्यक्ति और बोर्ड का एक सदस्य जो या निर्वाचित हो या संयोजित हो, ये तीनों का पैनल बनेगा और 3 में से इस व्यक्ति को चुना जाएगा जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा, यही कह रहा है, ठीक है। क्लियर है बातें? चलिए सॉरी, ठीक है, आगे बढ़े। आगे नंबर 20, देखिए 20 के बाद से आप इसको छोड़ दीजिए, बेहतर होगा। छोड़ दीजिए, बेहतर होगा कहने का मतलब है 20 के बाद से 28 तक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट रखते नहीं, आपके वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बैंक शब्द से भी प्रेत है, ठीक है, बैंक शब्द क्या है वगैरह वगैरह, बहुत सारे असफल हो गए वगैरह वगैरह बताया गया है, जो कि आपके काम के या किसी काम के संबंधित फर्म के बारे में, लोकेशन के बारे में, ठीक है। तो इसको आप क्या करिए, इसको छोड़ सकते हैं आप,
ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं भाई साहब। सिस्टम हैंग हो जाता है यार, क्या करें। चलिए, तो मैंने क्या कहा, इसको आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं ये सारी मामलों को। ठीक है, उतना ज़रूरी नहीं है। 19 तक बहुत इम्पोर्टेंट है, 19 के बाद आप ना पढ़े तो भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। 20 का 20 तो आप याद रखेंगे नहीं 19 में। ठीक है, तो 57 खा तो 1 2 3 4 ऐसे करके 19 20 तक आप याद रखें, क्योंकि 28 तक है और वो याद नहीं रख सकेंगे, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी चीज़ पढ़ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास जो आया है अब, वो क्या है, संपरीक्षा, जांच, ठीक है, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण। ठीक है, ऑडिट वगैरह, लेखा वगैरह सब की बातें यहाँ पर होगी। अब क्या बातें होंगी, तो सोसाइटी में या जो समिति में या बैंक में, ठीक है, कितना पैसा आया है, कितना गया है, ठीक है, किस में कितना ज़्यादा खर्च हुआ, किस में खर्च हुआ, ये सब जांच निरीक्षण वगैरह करेगा, कौन करेगा, किस प्रकार से करेगा, ये सारी बातें होंगी। ठीक है, लेकिन इसको हम छठा अध्याय, इसको हम अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। छठवां अध्याय को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो छठा अध्याय आप देख सकेंगे। तो ये आपका 5 का आपका समाप्त हो जाता है। तो छठा अध्याय में है क्या चीज़ भाई, ये ऑडिट के अंतर्गत अगर देखना चाहे तो ये 5वां और 5 का हम देख चुके हैं। ठीक है, अध्याय 6 संपरीक्षा, जांच निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण। इसमें 58 है लेखाओं के संपरीक्षण, 58 का क्या बोलता है, संपरीक्षा बोर्ड। 58 का क्या बोलता है, किसी सोसाइटी को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए क्या प्रक्रिया है, जांच किस प्रकार से होगी। 59 बोलते हैं, 59 क्या बोलता है कि जांच में सहायता करने के लिए कतिपय व्यक्तियों का कर्तव्य क्या होगा। 60 क्या बोलता है, सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण कौन करेगा, किस प्रकार करे। 61 बोलता है त्रुटियों की परिशुद्धि। 62, ठीक है, जांच के खर्चे, जांच के लिए कितनी खर्चे आएगी, ठीक है, कौन देगा खर्चा, कार्यवाही आदि पर व्यय। ठीक है, ये रहेगा। तो इस प्रकार से जो धारा कौन से कहाँ से, 58 से धारा 63 का, ठीक है, 58 से धारा 63 का तक आपको पढ़ना है। और ये संबंध किससे हैं, ठीक है, अध्याय 6। ठीक है, तो ये सारी बातें होंगी। ठीक है, तो वो हम देखेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई, अभी तो हो ही नहीं सकता। 58, ये दूसरा पेज, ये 2-3 क्लास में होगी, एक ही क्लास में नहीं होने वाला। एक क्लास में नहीं होने वाला भाई, कम से कम आपका 3 क्लास तो इसका होगा। ठीक है, 63 3 क्लास तो आपका जाएगा ही। तो अध्याय 6 जो है लगभग आपका 3 क्लास जाएगा ही। चलिए ठीक है, तो इसको हम यहीं पर रखते हैं, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अध्याय 6 हम पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।